गुड इवनिंग क्लास। देखो पॉलिटी हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन पॉलिटी में मेरे को कुछ ये समझ में आया कि मैं आपको पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी बता दूं। पॉलिटी में जैसे हमने पढ़ा ना कि मतलब हम लोगों ने ये देख लिया, भाग 1 देख लिया था, भाग 2 देख लिया था, उसमें हमने ये भी देखा, संविधान का परिचय भी देख लिया, सब कुछ हम लोग देख लिए हैं। तो लेकिन मेरे को एक चीज ये समझ में आई कि मैं आपको कुछ उसमें बेसिक टर्मिनोलॉजी बता दूं। हो सकता है आपको पॉलिटी पढ़ने में दिक्कत हो रही हो। जैसे कभी कभी पूछा जाता है ना, सरकार क्या होती है, ठीक ना, गवर्नेंस क्या होता है, मतलब ये लॉ क्या होते हैं। तो मतलब इन सब चीजों के बारे में ना हमें जान लेना चाहिए। अगर हम नहीं जान पाएंगे तो हमें ये चीजें पता ही नहीं चलती ये चीजें हैं क्या। तो इसीलिए मैं सोचा कि पहले आपको एक बेसिक टर्मिनोलॉजी वाला भी पोर्शन लेके बता देता हूँ, ठीक ना। और आपको ये भी बता देता हूँ कि ये किसी भी लेक्चर में ये कंप्लीट भी नहीं किया जाता कि जैसे यूट्यूब पे आप सर्च करके देख लीजिए, आपको कहीं ये नहीं मिलेगा कि मतलब लॉ क्या होता है, सरकार क्या होती है, गवर्नेंस क्या होता है, ठीक ना। तो हम सोच रहे हैं कि मतलब एक पॉइंट ये भी क्लियर कर दे, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चों का ये बहुत ही वीक है, ठीक ना। किसी को भी ये नहीं पता होता सरकार क्या होती है, तो हम केवल ऐसे पढ़ते रहते हैं, तो हमें चीजें समझ में आनी बंद हो जाती हैं। तो इसीलिए मैं सोचा कि पहले मैं आपको एक बेसिक टर्मिनोलॉजी बता दूं जो उसमें छोटे छोटे वर्ड्स आते हैं, ठीक। तो आज हम शुरू करते हैं, पहले हम लॉ से शुरू करते हैं, ठीक ना। पहले यहां आप बना लोगे बेसिक टर्मिनोलॉजी। बेसिक टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी का मतलब ये होता है कि उसमें जो कहते नहीं है, जो छोटे छोटे वर्ड आते हैं, वर्ड का मतलब जो छोटे छोटे शब्द आते हैं कि हमें आते नहीं है, ठीक ना। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं लॉ से। तो पहला है अपना टर्म कौन सा है, लॉ। अब आपसे पूछेगा लॉ को हम हिंदी में क्या कहेंगे, तो हम इसको कहते हैं कानून। अब बताओ कानून क्या है, तो हम कहेंगे कानून क्या है। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि ये कानून क्या है, तो नहीं तो आप पता ही नहीं पढ़ते, बस केवल ऐसे पढ़ते हो, ये लॉ है, ये कानून है, ये अधिनियम है, ऐसे ऐसे करके चीजें हम पढ़ते रहते हैं और उसमें चीजें हमें समझ में आती होती नहीं है, ठीक ना। तो यहां हम पहले पढ़ेंगे लॉ। लॉ का मतलब हिंदी में क्या कहते हैं, कानून। अच्छा, इसके लिए एक और शब्द आता है, जैसे हमने कहा एक्ट, और एक्ट को हम हिंदी में और क्या बोलते हैं, तो हम कहते हैं अधिनियम। सब यही है, सब यही है बाबू, ठीक ना। तो ये सब क्या है चीजें, ये आज आपको समझने हैं। चाहे लॉ बोले, चाहे एक्ट बोले, चाहे कानून बोले, चाहे अधिनियम बोले, तो ये आपको चीजें समझ में आनी चाहिए ये चीजें क्या है। तो हम कहेंगे ये रूल्स, ये क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, ये रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं ये। अब ये रूल्स क्या होते हैं, तो हम कहते हैं भैया ये नियम है। क्या है, ये नियम है। और रेगुलेशन मतलब क्या होता है, निगमन होता है, ठीक ना। रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, निगमन होता है, मतलब जो आप नियम को बराबर से चला रहे होते हो उसको हम क्या बोलते हैं, रेगुलेशन बोल देते हैं, ठीक ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि यह क्या होते हैं, नियम होते हैं। हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं, नियम होते हैं। बस इतना ही आपको समझने हैं। हमने कहा कैसे नियम होते हैं, जैसे देखो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि जैसे मान लो कि कोई अधिनियम बनाया गया है कि आपको हाईवे पे चलना है तो इतना टैक्स देना है, तो ये एक अधिनियम बन गया, आपको बैन कर दिया गया। अगर आप भारत में रह रहे हो तो आपको टैक्स देना होगा, ये सब एक अधिनियम ही बन गया, एक लॉ बन गया। तो यही आपका क्या है, नियम ही तो हुआ। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, लॉ बोलते हैं। समझ गए, लॉ आपको समझ में आ गया। फिर हम अगले टर्मिनोलॉजी पे चलते हैं। अगर आप पूछे कि बताओ ये जो लॉ होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो हम कहते हैं ये जो लॉ होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। यहीं से हम सीधे बांट देते हैं, ये जो लॉ होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। ऐसा अच्छा यहां लिख लेता हूं, यहां जैसे हमने कहा लॉ। अब लॉ को हम बांट देते हैं, ये हो गया 2 प्रकार से, इनको आप बांट लो। एक प्रकार का नाम क्या लिखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बोलेंगे। क्या बोलते हैं इसको हम, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बोलते हैं। हिंदी में भी लिखूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। दूसरे नंबर पे यहां पर हम लिखेंगे ऑर्डिनरी लॉ, ऑर्डिनरी लॉ। अच्छा, ये इसलिए अंग्रेजी में बता रहा हूं, ये सीधे चीजें कहीं कहीं ना डायरेक्ट पूछ ली जाती है, इसीलिए मैं दोनों बता रहा हूं, ऑर्डिनरी लॉ क्या होते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या होते हैं। बाबू इनको हम कहते हैं हिंदी में कहते हैं इनको संवैधानिक लॉ, संवैधानिक है, ये होते हैं संवैधानिक कानून, ठीक ना, यह संवैधानिक अधिनियम होते हैं। और ये जो होते हैं ना ये साधारण कानून होते हैं। तो बाबू इनमें क्या अंतर हो गया, ये होते हैं आपके साधारण कानून, इनमें क्या अंतर होते हैं। हम कहते हैं ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होते हैं इनमें एक बात होती है कि ये संविधान में मेंशन्ड होते हैं, ये संविधान में क्या होते हैं,
संविधान में ये लिखित हैं, संविधान में लिखित हैं। और ये जो होता है ना, ये संविधान में लिखित नहीं है, ये संविधान में लिखित नहीं है, ये संविधान में लिखित नहीं है। इसे विधायिका द्वारा, अभी समझोगे विधायिका क्या होती है, अभी ऐसे लिख लो यहां पर, विधायिका द्वारा बनाया जाता है, बनाया जाता है। विधायिका का मतलब बाबू यहां आप सरकार भी लिख सकते हो कि ये सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है, ठीक ना, सरकार के द्वारा, या कोई भी जैसे जो कानून बनाती है, ऐसे बॉडी बहुत होती है, अभी आप समझाऊंगा तब आप समझेंगे, ठीक ना। तो यहां आपको लिखना है कॉन्स्टिट्यूशनल क्या होते हैं, ठीक ना। फिर यहां हम क्या लिखेंगे कि विधायिका द्वारा कुछ चीज बनाया गया हो, या हम सीधे कहते हैं कि सरकार द्वारा कोई चीज बनाई गई हो, या हम सीधे कहते हैं न्यायपालिका द्वारा कोई चीज बनाई गई हो। तो सारे को हम क्या बोल देते हैं कि ये ऑर्डिनरी लॉ, ऑर्डिनरी का मतलब साधारण लॉ, ये संविधान में मेंशन नहीं है, ये आने वाले समय में मेंशन कर दिए गए। अब अगर दोनों का एग्जाम्पल पूछे कैसे आप कहोगे, एग्जाम्पल में देखो, सबसे पहले आपको संवैधानिक लॉ बोला, जैसे हमने कहा कि इसका एग्जाम्पल बताओ, सर समझ में नहीं आया कि संवैधानिक कानून क्या होता है। हमने कहा कि संवैधानिक कानून आपको इसलिए नहीं समझ में आया क्योंकि अभी आप एग्जाम्पल पढ़े नहीं, एग्जाम्पल पढ़ो, अभी देखो ये क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने कहा कि ये संविधान में पहले से मेंशन्ड है, अगर ये संविधान में पहले से मेंशन्ड है तो बताओ ऐसा कौन सा कानून है जो संविधान में मेंशन्ड है, तो आप कहोगे वोट देने का अधिकार है कि नहीं है, समझ गए। ये किसी बनाया नहीं है, ये जब संविधान बना तभी वहां पर मेंशन्ड कर दिया गया। तो यहां हम क्या लिखेंगे, यहां हम लिख सकते हैं वोट देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार। बाबू ये आपका क्या हुआ, तो आप कहोगे यही तो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। अच्छा दूसरे नंबर पे हम और कुछ ले सकते हैं भैया, हाँ स्वतंत्रता का अधिकार, कहीं बोलने का अधिकार, कहीं बसने का अधिकार, जितने फंडामेंटल राइट्स हैं सारे के सारे क्या हैं आपके संवैधानिक अधिकार हैं, ठीक ना। तो यहां पर सीधे लिख सकते हो कि सारे मूल अधिकार, सारे मूल अधिकार, ठीक ना। मूल अधिकार आपके कैसे हैं, सारे मूल अधिकार आपके कौन से हैं, तो हम कहेंगे संवैधानिक है। ऐसे बताओ साधारण वाले में क्या पहुंचोगे, साधारण वाले का अगर से कोई एग्जांपल पूछे बताओ क्या, जैसे अभी मान लो आप हाईवे पे चल रहे हो, तो वहां हाईवे वाले जैसे आपको इस रोड पे चलना है बाबू, आपको इतने पैसे देने होंगे, अगर आप इस पे चल रहे तो आप पैसे पे करो, अगर आप पैसे नहीं पे करोगे तो आप इस पे चलने के हकदार नहीं हो। तो ये कौन सा हुआ, ये हमने कहा कि भैया ये तो आपका साधारण लॉ हुआ ना, ये तो बनाया गया ना। फिर ऐसे हमने कहा कि देखो अगर आपको रोड पे चलना है तो आपको इससे ज्यादा स्पीड नहीं रखनी है, बोल दिया जाता है ना कि 80 से ज्यादा स्पीड नहीं रखनी है, इसका मतलब क्या हुआ, ये तो कानून ही तो हुआ, हमने कहा ये तो कानून बनाया गया होगा, तो वही चीजें यहां पर लिखनी है, ठीक ना। जैसे हमने कहा रोड पर स्पीड पर रोक, ठीक ना, ये कर दिया गया। दूसरा हम कहते हैं जैसे अभी हमें कोई बना लिए, अभी इस समय देख रहे हो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो हो सकता है ये रोक दिया जाए भैया देखो गाड़ी ना रखो, मतलब अगर 4 व्हीलर चला रहे हो तो आपको इतने से इतना किलोमीटर चलाओ, इतना उसमें डीजल भरवाओ, आप ज्यादा से कम मतलब फ्यूल वाली गाड़ियों का प्रयोग करो, ज्यादातर आप कौन सी गाड़ियों का प्रयोग करो, ग्रीन हाइड्रोजन वाली गाड़ियों का प्रयोग करो। ये सब आपके कौन से नियम बन जाते हैं, हमने कहा ये सब आपके ऑर्डिनरी लॉ हो जाते हैं। शायद अब आप समझ गए होंगे ऑर्डिनरी लॉ क्या होते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल के हिंदी में कहते हैं संवैधानिक कानून और इसको बोलते हैं साधारण कानून। तो दोनों में अंतर आपको समझ में आया, ठीक है ना। स्पीड पे जैसे रोक लगा दिए, जो नया कानून बनाया जाता है वही है, ठीक है ना। अच्छा अभी एक एग्जांपल है, तो अभी हाल ही में आपने देखा होगा यूपी में जो ट्रक ड्राइवर और हुआ करते थे, अगर ट्रक कोई एक्सीडेंट करता था तो उनको 10 साल की सजा और उनको मतलब करीब 10 लाख रुपए या 7 लाख रुपए ऐसे करके जुर्माना देना पड़ता था। तो ये सब कौन से कानून हो जाएंगे, हम कहेंगे ये सब साधारण कानून हो गए। समझ गए, इतनी बात अगर से आपको समझ में आ गई तो आगे चलते हैं। तो ये था लॉ की कहानी। अगर आपको ये लॉ समझ में आ गया तो हम थोड़ी और आगे चल लेते हैं और आगे चीजों को पढ़ लेते हैं, अलग अलग और टर्मिनोलॉजी है। अब मैं आता हूं दूसरे नंबर पे, गवर्नमेंट। देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है गवर्नेंस होता है, पहले गवर्नेंस ही पढ़ लेता हूं। गवर्नेंस, इसको हम हिंदी में कहते हैं शासन।
ये क्या है? एक एक लाइन की सब टर्मिनोलॉजी है लेकिन समझ में नहीं आती है। शासन क्या होता है या गवर्नेंस क्या होता है? तो हम कहते हैं डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। डिलीवरी ऑफ सर्विसेज का मतलब ये हुआ कि सेवाओं का आदान प्रदान जो हो रहा है, जो आपको सेवा दी जा रही है। जैसे हम कहें कि मान लो कोई योजना चल रही है, अब आप योजना का मजा ले रहे हो, ये क्या हुआ? हमने कहा कि यही तो है डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, जो आपको सेवाओं का आदान प्रदान दिया जा रहा है, जो सेवाएं आप तक डिलीवर की जा रही हैं, जो सेवाएं आप तक पहुंचाई जा रही हैं, यही क्या होता है? यही गवर्नेंस होता है। गवर्नेंस इसलिए बोला गया क्योंकि जब सरकार के द्वारा आपको सेवाएं प्रदान की जाती हैं तो ऐसे ही सेवाओं को हम क्या बोलते हैं? गवर्नेंस बोलते हैं। बस क्लियर लिख लो, एक ही शब्द में लिखने हैं, ठीक ना? सरकार के द्वारा सेवाओं का पहुंच करवाना, ठीक ना? सरकार क्या कर रही है? सेवाओं को आप तक पहुंचा रही है, यही क्या हो जाता है? कहते हैं गवर्नेंस हो जाता है, ठीक ना? अब हम दूसरे नंबर पे लेते हैं गवर्नमेंट को। अब ये गवर्नमेंट क्या होती है? गवर्नमेंट को हम हिंदी में कहते हैं सरकार। गवर्नमेंट को हम हिंदी में क्या कहते हैं? सरकार कहते हैं। सरकार क्या है? सरकार क्या है बताओ? हम कहेंगे सरकार देखो कुछ नहीं है, यह एक प्रकार की संरचना है, ठीक ना? जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं। मतलब ये कहने का मतलब लोगों के समूह की एक संरचना है। अभी आप देखोगे कैसे बनेंगे, ठीक ना? तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? लोगों के समूह की संरचना है। कैसे भैया? देखो आपने देखा होगा सभी लोग जैसे कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी, तो आपने देखा होगा अगर कोई कह रहा प्रधानमंत्री मोदी तो आप कहते हैं यही तो प्रधानमंत्री तो सरकार है, ठीक ना? मोदी तो सरकार है, यही तो आप कहते हो कि मोदी जी ही सरकार है, ठीक ना? अमित शाह जी ही सरकार है। मतलब आपको ये समझ में चीजें आती है ना? तो वही चीज यहां पर है, कह रहा लोगों के समूह की संरचना ये कि मतलब एक संरचना, मतलब इसमें बहुत सारे लोग होते हैं। जैसे हमने कहा कि इसी में आपके गृह मंत्री होंगे, इसी में आपके प्रधानमंत्री होंगे, इसी में आपके कैबिनेट मंत्री होंगे, इसी में आपके कोयला मंत्री होंगे, खनन मंत्री होंगे, मतलब वगैरह वगैरह, कृषि मंत्री, उद्योग मंत्री, ऊर्जा मंत्री, जल मंत्री, तमाम ऐसे मंत्री होंगे। तो ये सारे के सारे लोग क्या हो गए? एक संरचना बना लिए ना, और इसी संरचना को हम क्या नाम दे देते हैं? सरकार नाम दे देते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए? जो बड़ी सी एक संरचना आपके सामने निकल के आती है उसी का नाम क्या होता है? तो हम कहते हैं उसी का नाम है सरकार। अब हम कहेंगे भैया तब बताओ सरकार को तो हम कैसे तोड़े? देखो सरकार को हम तोड़ते समय इसको 3 भागों में पहले बांट देते हैं। अगर हम कहें कि सरकार के कितने ब्रांच हैं या सरकार की कितनी शाखाएं हैं, तो आपको तुरंत कहना है कि सरकार की 3 शाखाएं हैं। कितना बताओगे? तो हम कहेंगे सरकार की 3 शाखाएं। कौन कौन सी शाखाएं हैं? 3। हमने कहा देखो 3 शाखाओं में पहले बांट दो भैया। ये है सरकार, तो सरकार को हमने 3 शाखा में बांट दिया। पहले का नाम हम रखेंगे लेजिस्लेचर। क्या रखेंगे नाम? लेजिस्लेचर। दूसरे का नाम क्या रखेंगे? एग्जीक्यूटिव रखेंगे। और तीसरे का नाम क्या रखेंगे? हमने कहा इसका नाम रखेंगे जुडिशियरी रखेंगे। क्या नाम रखेंगे? जुडिशियरी। अब देखो हिंदी में देखो, इसका नाम है विधायिका। इसका नाम क्या है? विधायिका। और इसका नाम है बाबू कार्यपालिका। क्या नाम इसका? तो हम कहेंगे इसका नाम है कार्यपालिका। और इसका नाम है न्यायपालिका। न्यायपालिका। हिंदी भी क्लियर हो गई आपकी? देख लो हिंदी भी क्लियर हो गई। हमने कहा लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, ठीक ना? लेजिस्लेचर का मतलब विधायिका, एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका, जुडिशियरी का मतलब न्यायपालिका। ये तीनों को हम क्या बोलते हैं? सरकार बोलते हैं। यही तीनों मिलके क्या बनाती हैं? सरकार बनाती हैं। अब देखो बाबू ये लेजिस्लेचर का काम क्या है, एग्जीक्यूटिव का काम क्या है और जुडिशियरी का काम क्या है? नाम सुनो। देखो ये क्या करते हैं, जैसे हमने कहा अभी हमने पढ़ा लॉ, ठीक ना? जहां पर लॉ बनाए जाते हैं, जहां पर लॉ बनाए जाते हैं उसी का नाम है विधायिका, ठीक ना? तो जो कानून बनाने का काम करती है उसी को हम क्या बोलेंगे? विधायिका बोलेंगे, ठीक ना? जब कानून बनके तैयार हो जाएगा, कानून को जो इंप्लीमेंट करेगा उसका नाम क्या होगा? कार्यपालिका। मतलब कार्य करने वाली पालिका को हम क्या बोलेंगे? कार्यपालिका। समझ गए?
अच्छा, जब मान लो कि इसने इंप्लीमेंट कर दिया, मतलब उसने लागू कर दिया, लागू करने के बाद ये न्यायपालिका का काम क्या होता है? न्यायपालिका उसमें इंटरप्रेट करती है। इंटरप्रेट का मतलब यह होती है उसकी व्याख्या करता है कि भैया जो विधायिका ने नियम बनाए हैं या लॉ बनाए हैं, ये लॉ अच्छा है कि नहीं है, ये बताओ। मतलब लोगों की भलाई के लिए है कि लोगों का शोषण कर रहा है, कहीं लोगों के मूल अधिकारों का हनन तो नहीं कर रहा। इन सबको चेक करने के लिए कौन आती है? तो हम कहते हैं न्यायपालिका आती है। कहीं जो विधायिका ने कानून बना दिया, इससे कहीं आपका शोषण तो नहीं हो रहा, इन सब सारी चीजों का चेक कौन करेगा? तो हम कहेंगे न्यायपालिका करेगा। समझ गए? तो यहां पर मैं लिखता हूं फिर से। अब बताओ ये क्या करता है? इसका काम क्या है? कानून बनाना। कानून बनाना, तो ये है कानून बनाना। कानून बनाना का मतलब ये है लेजिस्लेचर का काम, ठीक ना। और कानून को लागू करना, कानून को लागू करना, लागू करना, ठीक ना। मतलब ये बनाएगी, बना के किसको दे देगी? कार्यपालिका को। लो ये कार्यपालिका, लो जाओ इसको लागू करो ग्राउंड लेवल पे। जैसे मान लो कि कोई स्कीम आ गई, स्कीम का मतलब योजना, कोई योजना आ गई। अब योजना आई तो योजना में कुछ लिखा था, चलो ये किसानों से संबंधित कोई योजना थी, ठीक ना। विधायिका ने बना के दे दिया। अब वो कहां पहुंची? तो यहां पहुंच गई। चलो भैया डीएम सब सुन लो, डीएम एसडीएम जितने भी होते हैं, लेखपाल, सभी लोगों सुन लो। अब आपको क्या करना है? आपको इसको मतलब इसको इंप्लीमेंट करवाना है ग्राउंड लेवल पे। ग्राउंड लेवल का मतलब किसानों तक इसको पहुंचाना है। समझ गए? इसका मतलब जो डीएम होंगे वो क्या होंगे? कार्यपालिका के भाग होंगे, ठीक ना। तो ऐसे ही इसमें अब मान लो कि जो इन्होंने विधायिका ने जो कानून बना के दिया था उसको मान लो इंप्लीमेंट भी कर दिया गया, लेकिन पता चल रहा है ये तो किसानों का शोषण हो रहा है। ये कौन चेक करेगा? तो हम कहेंगे यही न्यायपालिका चेक करेगी। समझ गए? समझ गए कि नहीं समझ गए? और ये क्या करती है? यहां लिखेंगे ये कानून की व्याख्या करती है। कानून की व्याख्या करती है। व्याख्या करती है। व्याख्या का मतलब देखो, अंग्रेजी में अगर एक एक शब्द लिखें तो ये देखो, ये लॉ को फॉर्म करती है, ठीक ना। और ये लॉ को क्या करती है? तो हम कहते हैं ये इंप्लीमेंट करती है। इंप्लीमेंट का मतलब लागू करती है, ठीक ना। और ये क्या करती है? तो हम कहते हैं ये इंटरप्रेट करती है। इंटरप्रेट करती है। अच्छा, इसमें कौन आता है? हम कहेंगे भैया देखो, इसमें आपके प्रधानमंत्री आएंगे, मंत्री आएंगे। प्रधानमंत्री, मंत्री मतलब मिनिस्टर, ये सब लोग इसमें आएंगे, ठीक ना। और सांसद उनसद जो होते हैं ना, वो सब इसी में आते हैं, आपके विधायिका में आते हैं, ठीक ना। अच्छा, सांसद भी होंगे। अभी अगर ये स्टेट के लेवल पे हो जाता है तो वहां पर हम कहेंगे इसमें आपके विधायक विधायक भी आ जाते हैं। विधायक विधायक सब इसी में आते हैं। कार्यपालिका में जैसे आपका डीएम हो गया, एसडीएम हो गया, पुलिस हो गई, ठीक ना। ये सारे के सारे लोग कौन से हो गए? किस में आएंगे? हमने कहा ये कार्यपालिका में आएंगे। इसमें आपको पता है जज लोग होते हैं। इसमें कौन होता है? तो हम कहते हैं जज होते हैं, वकील होते हैं, ठीक ना। ये सब किस में आते हैं? हमने कहा ये सब न्यायपालिका में आते हैं। बताओ ये आपको समझ में आ गया, ठीक ना। इसमें कोई भी आपको अगर से कोई दिक्कत हो तो आप बताइएगा। कोई भी दिक्कत हो बताइएगा। ये इतना आपको समझ में आ गया? अब देखो, अब हम पढ़ेंगे थोड़ी सी लेजिस्लेचर के बारे में, ठीक ना। एग्जीक्यूटिव के बारे में, जुडिशरी के बारे में हो गया। देखो बात यह है कि जैसे हमने कहा कि अगर डीएम होगा तो वो तो स्टेट के लेवल पे भी होगा और केंद्र के लेवल पे भी जाके काम कर सकता है। ऐसे जुडिशरी में आपने देखा होगा एक सुप्रीम कोर्ट होता है, एक हाई कोर्ट होता है। तो हाई कोर्ट जो होता है वो राज्य के लेवल पर काम करेगा और जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो केंद्र के लेवल पर काम करेगा। तो इसको हम दो ब्रांचों में तोड़ेंगे, ठीक ना। तो हम पहले लेजिस्लेचर तोड़ेंगे। पहले नंबर पे आप हेडिंग बनाओगे लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का मतलब बाबू, लेजिस्लेचर का मतलब विधायिका। तो हम पहले लेजिस्लेचर को तोड़ते हैं। अब ये जो लेजिस्लेचर होता है ना, ये अब दो भागों में टूटेगा, ठीक ना। हम कहेंगे ये कौन से दो भागों में टूट रहा है? तो हम कहेंगे एक देखो ये टूटता है केंद्र के लेवल पर, केंद्र के स्तर पर, मतलब सेंट्रल लेवल पर,
सेंट्रल लेवल पर, और एक आपका टूटेगा स्टेट लेवल पर, जिसको हम बोलते हैं राज्य के स्तर पर। दो स्तर पर ये टूटता है, ठीक ना। लेजिस्लेचर जो केंद्र के स्तर पर होता है उसको हमने कहा है, जैसे हमने कहा विधायिका, तो भैया सभी को बोलोगे कि विधायिका है, विधायिका है। लेकिन जब इसको हम केंद्र के स्तर पर तोड़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं, या तो देखो भैया बोलते हैं संसद, समझिए क्या बोलेंगे, या तो हम बोलते हैं संसद, और या तो इसको हम बोलते हैं यूनियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो हमने कहा यूनियन बोलते हैं। तो मैं एक ही लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं संसद। किसमें टूट गया, संसद में टूट गया। और संसद को हम अंग्रेजी में कहते हैं पार्लियामेंट, ठीक ना। क्या बोलेंगे, पार्लियामेंट बोलेंगे। केंद्र के स्तर पर क्या होती है, संसद होती है, ठीक। दूसरे नंबर पे आओ, यहां पे जो स्टेट का लेवल होता है इसमें ये बनाएगा आपका क्या, तो हम कहेंगे स्टेट लेजिस्लेचर इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तो हम कहते हैं इसको बोलते हैं हम स्टेट लेजिस्लेचर बोला जाता है, ठीक ना। स्टेट लेजिस्लेचर बोला जाता है। भैया ये सब आप थोड़ी थोड़ी पढ़ लेना, ज्यादा इसमें जाने होने की जरूरत नहीं है कि क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक ना। ये हो गया आपका पार्लियामेंट बन गया, और ये क्या बन गया आपका स्टेट लेजिस्लेचर। अब कहेगा तो ये सब क्या है, तो हम कहेंगे देखो ये जो संसद होती है ना ये 3 लोगों से मिलके बनेगी। तो हम कहेंगे अब ये 3 कौन कौन से लोग से हैं, अब इसमें 3 लोग कौन कौन से हैं। और जो ये स्टेट लेजिस्लेचर है ऐसे ये भी क्या करेगी, ये भी ऐसे 3 लोगों से मिलके बनेगी, जिसमें 2 भी बनते हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बनते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले आप यहां समझो, इसमें एक होता है लोकसभा, यहां आप लिखोगे लोकसभा, और एक यहां पर आप लिखोगे राज्यसभा, 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 और एक यहां पर आपको लिखना है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, इसको हम बोलते हैं प्रेसिडेंट। इतनी चीजें पहले आप समझो। अब देखो लोकसभा को हम क्या बोलते हैं, और भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं इसको हम। क्या बोलेंगे इसको हम, ऐसे लिख सकते हो हाउस ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, या इसी का दूसरा नाम है लोअर हाउस, हिंदी में इसको बोलते हैं निम्न सदन। सदन का मतलब हाउस ही होता है, तो मतलब आप समझ रहे हो ना, सदन का मतलब घर, हाउस का मतलब बिगर, निम्न सदन इसको बोलते हैं। ऐसे ही राज्यसभा का नाम देखो, नाम भी कभी कभी पूछ लेता ना, तभी बता रहा हूं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं द काउंसिल ऑफ स्टेट बोला जाता है इसको, द काउंसिल ऑफ स्टेट बोला जाता है। और इसका नाम है उच्च सदन, इसका नाम क्या है, उच्च सदन, ठीक ना। ये है, इसको और क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं अपर हाउस, इसको क्या अंग्रेजी में कहते हैं, अपर हाउस। इतनी चीजें पहले क्लियर कर लो, अब आगे चलते हैं कुछ। देखो अपने संविधान में लोकसभा और राज्यसभा नाम का कोई भी शब्द मेंशन्ड नहीं है। फिर से सुनो, अपने संविधान में लोकसभा राज्यसभा नामक कोई भी शब्द मेंशन नहीं है, ठीक ना। केवल हम लिखने के लिए ऐसे प्रयोग करते हैं, लेकिन जब कहीं भी आप ऑफिशियल लिखो, ठीक ना, ऑफिशियल लिखो, तो वहां पर कभी भी लोकसभा और राज्यसभा का प्रयोग नहीं करेंगे। किसका प्रयोग हम करेंगे, हम चाहे वहां पर अपर हाउस और लोअर हाउस का प्रयोग करेंगे, चाहे हाउस ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेटिव या काउंसिल ऑफ स्टेट, ऐसे मेरे हिसाब से इसका करना प्रयोग, ये अच्छा शब्द है, ठीक ना, इसी का प्रयोग करना है। ये आपको समझ में आया कि काउंसिल ऑफ स्टेट होता है, ये अपर हाउस होता है। तो हमने कहा जो राज्यसभा होता है ये क्या होता है, अपर हाउस होता है। अब देखो इनमें भी अंतर होते हैं, इनमें अभी मैं थोड़ी देर बाद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति या संसद, पार्लियामेंट, इनके बारे में अभी थोड़ी देर बाद हम लोग चर्चा करेंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए। अब ऐसे इसमें आते हैं स्टेट लेजिस्लेचर में।
जो ये स्टेट लेजिस्लेचर होता है इसमें भी 3 लोग होते हैं, लेकिन कहीं कहीं 3 होते हैं, कहीं कहीं 2 होते हैं, इसलिए इसको मैंने पहले 2 भागों में तोड़ा। एक को बोलते हैं हम यूनिकैमरल, 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 ठीक ना। इसको हम बोलते हैं एक सदनात्मक, एक सदनात्मक, ठीक ना। और एक को बोला जाता है बाई कैमरलिज्म, मतलब ऐसे लिख लो बाई कैमरलिज्म, बाई कैमरल, ठीक ना। और बाई कैमरल का मतलब होता है द्विसदनात्मक, बाई कैमरल का मतलब होता है द्विसदनात्मक, समझ गए। ऐसे ही 2 भागों में टूटता है, जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो 2 भागों में टूटता है, यूनिक कैमरल और बाई कैमरल। अब ये क्या होता है, देखो बाबू, इसमें केवल होता है अगर कहीं भी कोई भी राज्य का जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसमें केवल विधानसभा हो। विधानसभा का मतलब होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या लिखोगे यहां पर हम, क्या केवल केवल विधानसभा हो। विधानसभा तो सभी में होती है, केवल विधानसभा हो, ठीक ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिकैमरल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यूनिकैमरल बोलेंगे, मतलब एक सदनात्मक, क्योंकि उसमें एक सदन है इसलिए उसको हम क्या बोल रहे हैं, एक सदनात्मक बोल रहे हैं, समझ गए। तो इसमें केवल है विधानसभा, और इसी को हम हिंदी में, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बोलते हैं इसको ऐसे लिखो, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको हम विधानसभा बोलते हैं, ठीक ना। आगे हम पढ़ेंगे। आगे अगर कह रहा है कि ये द्विसदनात्मक है तो इसका मतलब इसमें 2 सदन होंगे। अब 2 सदन कौन कौन से होंगे, हमने कहा इसमें क्या होगा, विधानसभा भी होगी, विधानसभा भी होगी, और इसमें क्या होगा, विधान परिषद भी होगा, विधान परिषद भी होगा। क्या क्या होगा, विधानसभा और विधान परिषद दोनों होगा। विधान परिषद को अंग्रेजी में बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला जाता है इसको, ठीक ना। लेजिस्लेटिव काउंसिल इसको बोला जाता है, किसको, विधान परिषद को। अब समझ गए, अब समझ गए कि नहीं समझ गए। क्या कह रहा है, अगर स्टेट लेजिस्लेचर की बात करता है, स्टेट का मतलब राज्य, राज्य समझ रहे हो ना। अच्छा, कितने अभी राज्य में भी दिक्कत हो रही है, यूनिकैमरल या बाई कैमरल। यूनिकैमरल का मतलब एक सदनात्मक, और बाई कैमरल का मतलब होता है द्विसदनात्मक। एक सदनात्मक का मतलब केवल वहां पर क्या होगा, विधानसभा होगा, और बाई कैमरल का मतलब होता है द्विसदनात्मक। इसका मतलब यहां पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों होंगे। विधान परिषद का मतलब ये देखो, और ये सब अंग्रेजी में भी लिख दिया हूं। अब समझो विधानसभा क्या होते हैं, ठीक ना। या जैसे आपने देखा यहां पर ये जो लोकसभा होता है, लोकसभा, इसमें आपने देखा लोकसभा, यहां पर जब चुनाव होता है तो आप सांसद चुनते हो। किसको चुनते हो, तो हम कहते हैं सांसद चुनते हैं हम लोग। जब आपने देखा होगा प्रधानमंत्री का वोट पड़ता है, किसका वोट, प्रधानमंत्री वाला जब वोट पड़ता है तो आप किसको चुनकर भेज रहे हो, तो हम कहते हैं हम तब सांसद चुनते हैं, समझ गए। तो जिनको आप चुनते हो कहां पर जाते हैं, तो हम कहते हैं वो संसद में जाते हैं। तो वो संसद में जाते हैं इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया है, सांसद। उनका नाम क्या पड़ जाता है, सांसद। ऐसे ही जब आपने देखा होगा मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, तो मुख्यमंत्री का जब चुनाव होता है तो वहां पर विधायक चुने जाते हैं, समझ गए। और आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जो होता है वो राज्य के लेवल पर काम करता है, समझ गए। जो आपका मुख्यमंत्री होगा वो राज्य के लेवल पर काम करता है। जो काम प्रधानमंत्री केंद्र के लेवल पे करता है, मतलब भारत के लेवल पर करता है, वही काम मुख्यमंत्री राज्य के लेवल पर करता है, समझ गए। और जब मुख्यमंत्री का चुनाव होता है तो जिनको आप चुनते हो उनको विधायक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उनको विधायक कहा जाता है। और वो लोग जहां जाके बैठ के बहस करते हैं उसी का नाम है विधानसभा।
और सांसद लोग जहां पर बैठ के बहस करते हैं उसका नाम है लोकसभा। समझ गए? मतलब अगर आप जब प्रधानमंत्री का आपने चुनाव किया, ठीक ना, उसमें आपने सांसद चुना, तो जो आपने सांसद चुना वो जहां पर बैठ के बहस करते हैं उसको कहते हैं लोकसभा। समझ गए इतनी बात? फिर इधर आते हैं, वही काम राज्य के स्तर पर कौन कर रहा है? विधायक करता है। और विधायक जहां पर बैठ के बहस करते हैं उसका नाम है विधानसभा। इतना क्लियर हो गया? इसमें आओ, राज्यसभा में ये जो राज्यसभा होता है ये क्या है बाबू? देखो, लोकसभा राज्यसभा में अंतर इतने का है, यहां पर जो चुनाव होता है प्रत्यक्ष होता है और यहां पर जो चुनाव होगा वो कैसा होगा? अप्रत्यक्ष होगा। खैर, आपको प्रत्यक्ष चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव इतने आसानी से नहीं समझ में आएगा क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है, लेकिन अगर मैं आपको एक वर्ड में बता दूं तो प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब ये होता है जिनको आप डायरेक्ट वोटिंग करते हो। जैसे जो आपके यहाँ के सांसद होंगे उनको आप डायरेक्ट वोट दिए होंगे, समझ गए? लेकिन जो राज्यसभा में बैठे लोग हैं उनको आप डायरेक्ट वोट नहीं देते हो, पहले आप किसी को चुनाव करेंगे फिर वो जाके उनको चुनेगा। मतलब आपने सांसद चुना, फिर वो सांसद क्या करेगा? वहां जाके वोटिंग करेगा, तब जाके उनका चुनाव होता है। समझ गए? ऐसा होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष चुनाव। तो जो लोकसभा होता है, यहाँ के जो सांसद होते हैं इनका प्रत्यक्ष चुनाव होता है और इनका कैसा चुनाव होता है? तो हम कहते हैं इनका अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष चुनाव का मतलब ये होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है और इनका क्या होता है? डायरेक्ट इलेक्शन होता है। समझ गए? लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शन, ठीक ना, राज्यसभा में इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट का मतलब पहले आप किसी को चुनेंगे तो फिर वो जाके किसी और को चुनेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट बोलते हैं। क्लियर हो गया? ऐसे यहां पर भी होगा। विधानसभा में आपने जिनको वोट दिया वो विधायक बन गए, समझ गए? जिनको आपने वोट दिया वो विधायक बन गए, उनको आपने डायरेक्ट चुना, तो ये कैसा चुनाव हुआ? प्रत्यक्ष चुनाव। लेकिन जो यहां पर विधान परिषद है, विधान परिषद में आप नहीं चुनोगे, उनका चुनाव अलग से होगा, तो इसलिए उनको बोला जाता है विधान परिषद। और इसका जब चुनाव होगा तो ये अप्रत्यक्ष की तरह होगा। जो काम यहां पर लोकसभा करती है वही काम यहां पर विधानसभा करेगी, जो काम यहां पर राज्यसभा करती है वही काम यहां पर कौन करेगी? विधान परिषद करेगी। और जो काम यहां पर राष्ट्रपति करता है वही काम इनमें कौन करेगा? तो हम कहते हैं इनमें गवर्नर करता है। कौन करता है? गवर्नर करता है। गवर्नर को हम कहते हैं राज्यपाल, ठीक ना? क्या बोलते हैं इनको? हम राज्यपाल बोलते हैं। तो ऐसे ये भी बटा होता है। क्या सभी राज्यों के पास विधान परिषद होती है? तो आप कहोगे नहीं। समझ गए? सभी राज्यों के पास विधान परिषद नहीं होती है। क्या ये जरूरी है सभी राज्यों के पास विधान परिषद हो? नहीं, ये भी जरूरी नहीं है। लेकिन क्या ये जरूरी है सभी राज्यों के पास विधानसभा हो? हम कहेंगे हाँ, ये जरूरी है। विधानसभा हर राज्यों के पास होती है लेकिन विधान परिषद हर राज्यों के पास नहीं होती है। समझ गए कि नहीं समझ गए इतनी बात? ठीक ना? क्लियर हो गया पॉइंट? देखो, इतने बात आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। समझ गए? जो काम केंद्र के लेवल पर लोकसभा करती है वही यहां पर क्या करेगी? विधानसभा का ही। अच्छा, कोई पूछे एक सदनात्मक का मतलब बताओ, तो आप कहना एक सदनात्मक का मतलब वहां पर केवल विधानसभा होगी। अच्छा, अगर मैं कहूं किसी देश में एक सदनात्मक सरकार है तो आप क्या कहेंगे? कहेंगे इसका मतलब उसका जो लोकसभा है वहां पर केवल लोकसभा है, राज्यसभा नहीं है, यही तो कहोगे। जब देश के लेवल पे बात करेंगे वहां पर एक मतलब कि एक सदनात्मक सरकार मतलब एक ही सदन है। सदन का मतलब हाउस, घर, वहां एक ही घर है जहां केवल डायरेक्ट इलेक्शन वाले जाके बहस कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया ना? देखो, इसमें कुछ है नहीं अभी तो हम छोटी छोटी चीजें पढ़ रहे हैं। ये अभी हम लोकसभा राज्यसभा इसमें टाइम नहीं तभी पढ़ा देते हैं। एक वर्ड और आता है, एक वर्ड और आता है जिसको हम बोलते हैं नॉमिनेशन या नॉमिनेट। इसको बोला जाता है मनोनीत। मनोनीत का मतलब क्या होता है? देखो, मनोनीत का मतलब ये होता है कि जिनका ना तो इलेक्शन होता है ना तो सिलेक्शन होता है। कहने का मतलब ना किसी का चुनाव होता है ना तो चयन होता है। यहां लिख सकते हैं ना चुनाव और ना ही चयन।
ना चुनाव और ना ही चयन, दोनों ना हो तब भैया ये मनोनीत कैसे होंगे? ना इनका, हम चुनाव का मतलब बाबू ना तो इनका इलेक्शन हो रहा है, और चयन का मतलब ना तो इनका क्या हो रहा है, सिलेक्शन हो रहा है। दोनों में से कुछ भी इनका नहीं हो रहा, ना तो इलेक्शन हो रहा ना तो सिलेक्शन हो रहा। तब ये कैसे होते हैं बाबू? इनके अंदर कुछ स्पेशलिटी होती है, इनके अंदर कुछ विशेषताएं होती हैं, उन्हीं के आधार पर इनको चुन लिया जाता है। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? मनोनीत बोला जाता है, ठीक ना। जिनको उनकी काबिलियत के आधार पर चुना जाता है उनको मनोनीत किया जाता है। उनको राष्ट्रपति क्या करता है? मनोनीत करता है कि भैया देखो तुम्हारे अंदर आर्ट की कला है, तुम्हारे अंदर हिंदी साहित्य की कला है, तुम्हारे अंदर साइंस की कला है, मतलब साइंस आपको बहुत ज्यादा आती है, या कोई सब्जेक्ट आपको बहुत ज्यादा आता है, तो इन्हीं सब विशेषताओं, या खेल में बहुत आगे हो, तो इन्हीं सब विशेषताओं के आधार पर किसी को क्या कर लिया जाता है? मनोनीत कर लिया जाता है। उनका ना तो चुनाव होता है, ना तो सिलेक्शन होता है, ना तो इलेक्शन होता है। जैसे आपने देखा होगा राज्यसभा में सचिन तेंदुलकर क्या बने थे? सांसद बने थे। तो उनका क्या वो चुनाव से आए थे? नहीं। क्या वो सिलेक्शन से आए थे? नहीं। उनको क्या किया गया था? मनोनीत किया गया था। समझ गए? अच्छा आगे देखो। अच्छा अगर कोई आपसे पूछे बताओ ये इलेक्शन क्या होता है यार? इलेक्शन क्या है? ये चुनाव क्या है? चुनाव क्या है? चुनाव क्या है? चुनाव बाबू क्या होता है? हम कहेंगे जहां पर ढेर सारे लोग मिलकर एक लोगों को चुनते हों, जहां पर ढेर सारे लोग मिलकर एक लोगों को चुनते हों, तो उसको हम क्या बोलते हैं? चुनाव बोलते हैं। जैसे आपने सोचो ऐसे सोचो कि आपके यहां कोई विधायक खड़ा है या सांसद ही खड़ा है, तो हम क्या करते हैं? हम जाते हैं वोट डालने, ताकि चलो आपकी बार ये क्या बन जाए? विधायक बन जाए या तो सांसद बन जाए। तो ये वहां पर आप क्या कर रहे हो? वोट डाल रहे हो, मतलब आप इलेक्शन करने गए हो, चुनाव करने गए हो। समझ गए? तो जो आप चुनाव करके वहां पे लोगों को चुनते हो, मतलब एक लोग को चुनते हो, वही क्या हो जाता है? चुनाव हो जाता है। तो मतलब यहां अगर डिफिनेशन में लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे? जहां पर ढेर सारे लोग मिलकर एक लोगों का चुनाव करते हो तो उसको हम चुनाव बोलते हैं। समझ गए? तो ये सिलेक्शन क्या होता है? सिलेक्शन का मतलब ये बाबू होता है कि जहां पर ऐसा नहीं होता है। अब ये क्या होगा? सिलेक्शन का मतलब जैसे आप समझो कि कहीं पर बोर्ड मेंबर खड़े हैं। बोर्ड मेंबर का मतलब मान लो आप इंटरव्यू देने गए हो। अब इंटरव्यू देने गए होंगे तो वहां पर एक पैनल होता है, लगभग वहां पर 4-5 लोग रहते हैं। अब वो 4-5 लोग आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो अगर उनको लगेगा कि आप पास हो, आप सही क्वेश्चन का जवाब दे रहे हो, तो वो आपको सेलेक्ट कर लेते। ये हो जाता है सिलेक्शन। समझ गए? ये है सिलेक्शन। समझ गए? जहां पर आपके गुणों के आधार पर आपको क्या कर दिया जाता है? सेलेक्ट किया जा रहा है। जहां पर आपको सेलेक्ट किया जाता है, कहने का मतलब ये होता है कि वहां पर कई कैंडिडेट ऐसे रहेंगे, और कई कैंडिडेटों में से केवल आपको वहां से निकाल के सेलेक्ट कर लिया जाता है। समझ गए? जैसे मान लो कि कहीं भी मान लो हमने कहा हम 10 लोग गए थे इंटरव्यू देने और 10 लोगों में से केवल एक लोगों को उसको सिलेक्ट करना था। तो भैया आप सबसे 10 लोगों से क्वेश्चन पूछा होगा, फिर उसके आधार पे उसने क्या कर दिया? सभी को छांट दिया, केवल आपको ले लिया। तो ये क्या हुआ? इसको हम क्या बोलते हैं? यही है सिलेक्शन, यही है चयन। समझ गए कि नहीं? तो आपको शायद इलेक्शन और सिलेक्शन दोनों में अंतर समझ में आया? ठीक ना? ठीक, क्लियर हो गया? देखो बस इतना आज इसमें पढ़ेंगे, टर्मिनोलॉजी में इतना। और देखो और अगर टर्मिनोलॉजी मिलेगी तो फिर और पढ़ाएंगे। ठीक।